Good afternoon to my dear students. Good morning to my dear students. Welcome back to Atmaya Green School. Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 7th, Book History, Lesson 6, Towns, Traders and Craft Persons. Students, I had already started this lesson, and today was supposed to be the continuation from page number 81 of your history book. Okay, you can see this page number 81, that is a 17th century candle stand, brass with black inlay. Okay, क्योंकि वो टाइम ब्रॉन्ज का टाइम था, तो इस ब्रॉन्ज के ऊपर ब्लैक कलर का जो ब्रॉन्ज के ऊपर जो डिजाइन है बीच में जो भरा है ना, that is black color inlay. So crafts in towns. The crafts persons of Bidar were so framed for their inlay work in copper and silver that it came to be known as Bidri, because place Bidar था. वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन्स है वो बहुत अच्छे थे कॉपर और सिल्वर के इनले वर्क करने में. सो वो बिद्दर से नाम दिया गया उनको, बिद्री पीपल. द पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी. ओके, पहले हर एक क्राफ्ट्समैन आर्टिजन्स की अपनी अपनी कम्युनिटी हुई करती थी कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी इनले वर्क के लिए मशहूर है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी स्पिनिंग के लिए मशहूर है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी एम्ब्रॉयडरी के लिए मशहूर है. सो ऐसे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी. ओके, सो उनमें से यही है दो कम्युनिटी, दैट इज पंचालाज और विश्वकर्मा कम्युनिटी. कंसिस्टिंग ऑफ, इस कम्युनिटी में गोल्ड स्मिथ थे, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसॉन्स एंड कारपेंटर्स वर असेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स. ये जितने भी थे ना, ये पंचालाज और विश्वकर्मा, ये सभी लोग गोल्ड स्मिथ, क्राफ्ट्समैन, मतलब ब्रॉन्ज स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेसॉन्स, कारपेंटर्स थे. दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस. यानी उस टाइम में जो टेम्पल्स बनते थे वो यही लोग बनाते थे, पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी के. और बड़े बड़े ह्यूज किंग्स एंड क्वींस के पैलेसेस भी दे हैड constructed, that is they also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks, huge tanks and reservoirs. Similarly, weavers की community such as Saliyar और Kaikolars emerged as prosperous communities. और ये जो weavers की जो community थी ये अपने आप में बहुत prosperous थी. ओके, ये जितनी भी कम्युनिटीज़ थी ये अपने आप में बहुत ही प्रॉस्परस थी, अच्छा ये कमाते थे, अच्छा प्रॉफिट अर्न करते थे. इमर्ज्ड एज प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स. ओके, और ये लोग इतना अच्छा प्रॉस्पर करते थे कि ये आगे से टेम्पल बनते थे ना तो उसमें डोनेशन देते थे. सोचो कितना ह्यूज प्रॉफिट ये कमाते थे कि दे यूज्ड टू पे डोनेशंस. ओके, डोनेशंस देते थे वो, making donations to temples. Some aspects of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent crafts. Okay, और कुछ थे cloth making जैसे कि cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized, और वो भी अपनी इस कला में वो specialized थे और they were independent. सभी कम्युनिटी के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट थे. ऑल वर इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्समैन, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था. एवरीवन वाज हैविंग देयर ओन वर्क. यू कैन सी ऑन दिस फिगर 4 अ शॉल बॉर्डर. शॉल जो हम लेते हैं उसका बॉर्डर. ओके, ये भी हाथ से बनाई हुई है, प्रिंट किया हुआ है, खाली डाइंग किया होगा शायद. देन वी गो टू नेक्स्ट पेज, द चेंजिंग फॉर्च्यून्स फॉर टाउन्स. तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे एरा बीतता गया देयर वर मेनी चेंजेस इन एवरी टेम्पल्स मेकिंग, कंस्ट्रक्शंस, रोड्स, स्ट्रीट्स, लेन्स, वाटर कैनल्स, हर चीज़ में काफ़ी चेंजेस था. सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, गुजरात,
went on to become major commercial cities. Okay, अब धीरे धीरे जैसे जैसे एरा बीतता गया, ट्रेडिंग एंड बिजनेस बढ़ता गया, सो जो गुजरात के मेन टाउन है अहमदाबाद, वो बहुत बड़ा कमर्शियल टाउन बन गया. एंड अदर्स लाइक थंजावुर श्रैंक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज. मुर्शिदाबाद in West Bengal on the banks of Bhagirathi river, which rose to prominence as a center for silk and became the capital of Bengal in 1704. स्टूडेंट्स, ये एरा था बिफोर ब्रिटिशर्स, जब हमारा इंडिया के लोगों के पास बहुत टैलेंट था, कोई मशीन्स नहीं थी, हार्ड वर्किंग पीपल थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, वीवर्स थे, बहुत ही अच्छे थे. ओके, और वो इतना अच्छे काम करते थे कि राजा महाराजा खुश होके ऐसे गोल्ड सिल्वर दिया करते थे, काउंटिंग भी नहीं करते थे. और ये जो जितने है ये सभी बहुत रिच हुए. ट्रेड एंड बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था. कॉटन टेक्सटाइल्स फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा था. दिस वॉज मतलब आर इंडिया वॉज प्रॉस्परस एंड एंजॉइंग द प्रिविलेजेस ऑफ हैप्पीनेस बिफोर ब्रिटिशर्स. लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद ऑल वॉज चेंज्ड. वो तो होगा ही ना, जब ब्रिटिशर्स ने हम इंडिया को गुलाम बना दिया तो फिर इंडिया राइज कैसे करेगी. ओके, और ये जितनी भी है थंजावुर, मुर्शिदाबाद, दैट इज ये सब प्रोमिनेंट सेंटर्स बन गए. सिल्क कैन बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल in 1704 and declined in the course of a century as the weavers faced competition from cheap made cloth from England. ये तब तक प्रॉस्परस रहे जब तक ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड में कॉटन टेक्सटाइल मिल नहीं खोला, तब तक. उसके बाद डिक्लाइन हो गया. A closer look, Hampi, Masulipattnam and Surat. The architectural splendor of Hampi. Hampi, you can see this figure 6, a view of the watchtower through a broken wall of the enclosure of Hampi. Watchtower. ये वॉच टावर है, यू कैन सी, जो हम्पी की एक वॉल ब्रोक है, दैट इज एनक्लोजर ऑफ हम्पी. हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्ण तुंगभद्र बेसिन. ओके, Hampi is located in the Krishna Tungabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, found in 1336. मतलब जो विजयनगर एम्पायर था उसका ये इम्पोर्टेंट एक टाउन बन गया था. The magnificent ruins at Hampi reveal a well fortified city. अब ये आप देख रहे हो ना, तो ये एक ज़माने में बहुत ही वेल फोर्टिफाइड सिटी हुआ करती थी हम्पी. बट आफ्टर डैट जब भी कोई डायनेस्टी ख़त्म हो गई, कोई इसको देखने वाला नहीं था, तो ये डीमोलिश्ड हो गई. अब तो शायद कुछ भी नहीं है. नो ruins आर लेफ्ट. नो मोर्टर or cementing agent was used in the construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. अब देख सकते हो सिर्फ ब्रिक से बनी है ये पूरी सिटी, कोई सीमेंट कुछ नहीं. मतलब उस टाइम में ना पता नहीं कैसे बनती थी, मतलब कोई था नहीं, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और ज़्यादा मशीन्स नहीं थी, ज़्यादा उस टाइम मटेरियल्स नहीं थे. तो जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन, इट वॉज रेड स्टोन सिविलाइजेशन, है ना, रेड स्टोन का सिविलाइजेशन. सिर्फ पत्थरों से घर बना हुआ था, पत्थरों, हर चीज पत्थर का. उस टाइम ना मटेरियल्स थे, ना वो लोग थे वैसे बनाने वाले. होता है ना जैसे आज, मतलब वो दौर में आई एम नॉट टेलिंग कि लोग थे, यानी कि शायद आज के जैसे मटेरियल सीमेंट और ये सब कुछ नहीं होगा. सो ये देखो हम्पी सिर्फ वॉल्स के साथ बनी है, वॉल्स एक दूसरे के साथ स्टिक है, इंटरलॉकिंग, वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग. देन पेज नंबर 83, अ फोर्टिफाइड सिटी.
This is how a Portuguese traveler Domingo Dias described Hampi in the 16th century. Because उन्होंने देखा था, ये Portuguese traveler है, so he has described this Hampi, that at the entrance of the gate where those pass who come from Goa, that is Portuguese, this king has made within it a very strong city, fortified with walls and towers. These walls are not like those of other cities, but are made of very strong masonry, such as would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after the manner with flat roofs. मतलब एक जो पोर्चुगीज ट्रैवल था, his name was Domingo Dias, he has described हम्पी टाउन तो बहुत मतलब उस टाइम का फेमस टाउन था, लेकिन बहुत टाइम तक वो नहीं रहा. वो ख़त्म हो चुका था. दैट इज उसका जो गेट था ना, वो एक हम्पी का एक मेन एंट्रेंस गेट था, जहाँ से गोवा से जो पीपल आते थे वो एंटर होते थे. दिस किंग हैड मेड विद इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी विथ वॉल्स एंड टावर्स. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी थी, ऊंची ऊंची दीवारें, वॉल्स एंड टावर्स थी, और बाकी सिटीज़ के जैसे इसकी वॉल्स नहीं थी. बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी हम्पी की वॉल्स थी, और कहीं देखने को नहीं मिलेगी. और इनसाइड जो हम्पी का था वॉज वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स. यानी आप बोल सकते हो ना, एक छोटा सा टाउन था हम्पी, जो पूरे जगह आसपास फोर्टिफाइड वॉल्स थी, एक ही एंट्रेंस गेट था. अंदर एंटर करो तो रोज ऑफ मकान थे लोगों के, रोज ऑफ बिल्डिंग्स मेड आफ्टर द मैनर विथ फ्लैट रूफ्स. मतलब एक एक ही थे खाली, ओके, विथ फ्लैट रूफ, ऐसे फ्लैट रूफ थे, और रोज में थे सब लाइन में ऐसे हम्पी. और स्ट्रॉन्ग वॉल्स थी बहुत ज़्यादा. बेशक सीमेंट वगैरह से नहीं बनी थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया था. नाउ व्हाई डू यू थिंक द सिटी वॉज फोर्टिफाइड? ये एक क्वेश्चन अराइज हुआ है. द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव, एकदम अलग था. इट वॉज वेरी डिफरेंट. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स, वो जो एक कॉम्प्लेक्स था जिसके आसपास फोर्टिफाइड वॉल्स बिल्ड किए गए थे. सो द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडेड आर्चेस, डूम्स, ओके, ऐसे डूम शेप थे, एंड पिलर्ड हॉल्स विथ निचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स. अजीब तरीके का आर्किटेक्चर था ये हम्पी गांव का. यू नो, जैसे कि घर है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे दीवार थी, ऐसे स्ट्रेट ऐसे दीवार थी, अजीब सा था, बिल्कुल फ्लैट रूफ थी, बहुत अजीब से घर थे. मतलब उस टाइम का सबसे यूनिक एक पैटर्न था ऑफ दिस हम्पी का जो अंदर का स्ट्रक्चर था. दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स, बहुत बड़ा टाउन था, उनके अपने ऑर्चर्ड्स थे. प्लेजर गार्डन्स with sculpture motifs such as the lotus and corbels. बहुत अच्छी तरह से हम्पी टाउन था, ब्यूटीफुल था. in its heyday in the 15th or 16th centuries, Hampi bustled with commercial and cultural activities. ओके, और जैसे जैसे ये एरा पास हुआ 15th और 16th सेंचुरीज में, हम्पी एक कमर्शियल और कल्चरल सेंटर बन गया धीरे धीरे. मुस्लिम मर्चेंट्स, बड़े बड़े जो मर्चेंट्स थे, चैतीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्चुगीज thronged the markets of Hampi. ओके, जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे, चैतीस थे, एजेंट्स ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स थे ये, और पोर्चुगीज जो थे, मतलब कि वो हम्पी की मार्केट में आते थे और अपना बिजनेस करते थे. हम्पी की मार्केट, क्योंकि वो बना बहुत यूनिक तरीके से था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, तो लोग उसी बहाने देखने भी आते थे और मार्केट में शॉपिंग भी करने आते थे. तो वो मार्केट भी एकदम फुल फ्लैश था, भरा हुआ था, एकदम कचाकच भरा रहता था. thronged the markets of Hampi, Muslim merchants, chetties and agents of European traders and Portuguese, all that. Temples were the hub, मेन सेंटर वो हम्पी का माना जाता था टेम्पल्स के लिए. खासियत थी, टेम्पल्स वर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवादासीज, दैट इज टेम्पल डांसर्स. फेमस था
हम्पी का जो कल्चरल एक्टिविटीज की वजह से फेमस था, और जो वहाँ के टेम्पल डांसर्स थे देवादासीस performed before the deity royalty and the masses in the many pillared halls in the Virupshak of Virupaksha, a form of Shiva temple. यानी जब भी मंदिर मतलब कि जब डीटीज का कुछ प्रोसेशन चालू होता था या पूजा वगैरह चालू होती थी, उसके पहले ये देवादासीस का एक वो अपना परफॉर्मेंस करते थे, ओके, उन भगवान के लिए डांसर्स थे, टेम्पल डांसर्स थे। उसके बाद फिर मासेस इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स, बहुत सारे पिलर्ड हॉल्स थे बड़े बड़े, वहाँ फिर क्राउड ऑफ लोग आते थे उस डीटी को, रॉयल डीटी को मतलब कि रिचुअल करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ विरूपशा, इन द फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल। द महानवमी फेस्टिवल, जिसको आज नवरात्रि बोलते हैं इन द साउथ, was one of the most festivals celebrated at हम्पी। उस टाइम में महानवमी बोलते थे और आज नवरात्रि बोला जाता है साउथ में, तो वो फेवरेट फेस्टिवल था उस टाइम हम्पी पे। See, you can see on figure 7 to the right hand side of page 83, stone chariot, कितना बढ़िया देखो बनाया है, विठला टेम्पल हम्पी, स्टोन चैरियट, विठला टेम्पल हम्पी, कितना ब्यूटीफुल है ये। आज आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ हेरिटेजेस थे। अब ये तो मुझे लगता है भी नहीं है, सब डिमोलिश्ड हो गए, रूइंड हो गए। यू कैन सी द महानवमी फेस्टिवल known today as Navratri in the south was one of the most important festivals celebrated at Hampi. Archaeologists जो ज़मीन के नीचे की स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट पीपल जो पुरानी हेरिटेजेस की चीज़ें लाकर म्यूज़ियम में रखते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये कौन से एरा का है, क्या है ये, उसके ऊपर पूरा रिसर्च होता है। सो उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट पीपल। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड द गेस्ट and accepted tribute from subordinate chiefs। महानवमी हम्पी का इतना बड़ा फेस्टिवल था, एक मतलब महानवमी एक प्लेटफॉर्म था जहाँ हम्पी में हजारों लोग आकर हम्पी को विजिट करते थे, उस यूनिक से टाउन को देखते थे, एडमायर करते थे, वहाँ के टेम्पल्स को के फेस्टिवल्स को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते थे। फ्रॉम हियर ही ऑल्सो watched dance and music performance as well as wrestling bouts। सब कुछ होता था यहाँ, टेम्पल डांसर्स थे यहाँ, म्यूजिक्स एंड परफॉर्मेंसेस, रेसलिंग बाउट्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट जब वहाँ आते थे तो उन्हें मतलब गेस्ट के रूप में बहुत अच्छी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट उनको ट्रिब्यूट दिया जाता था। उनके जो महाराज के सबॉर्डिनेट पीपल है, चीफ है, उनसे उनको ट्रिब्यूट दिया जाता था, ऑनर दिया जाता था। और वहाँ से वो दे वॉच द डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स। हम्पी फेल इनटू रुइन, और हम्पी कब पूरी तरह से खत्म हुआ हो गया, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565। और किन्होंने हराया था, बाय द डेक्कनी सुल्तान्स, डेक्कन के सुल्तान्स, डेक्कनी सुल्तान्स, द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिद्दर। और हम्पी कब पूरी तरह से रुइंड हो गया, जब डिफीट ऑफ विजयनगर की डिफीट हुई, दैट इज डेक्कनी सुल्तान्स। कौन कौन थे, रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिद्दर के जो रूलर्स थे, इन्होंने मिलकर विजयनगर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और हम्पी भी पूरा रुइन हो गया था, खत्म। उसके बाद हम्पी मतलब नहीं है, okay? See, you can see on this page number 83 on the right hand side. During their rule, the Vijayanagar rulers took keen interest in building tanks and canals. The Anantraj Sagar tank was built with a 1.37 kilometer long earthen dam across the Maldevi river
ओके जैसे उनके रूल में विजयनगर रूलर्स ने बहुत बड़े बड़े टैंक्स और कैनल्स बनाए थे। उनमें से एक नाम है अनंतराज सागर टैंक जो 1.37 किलोमीटर लॉन्ग है। अर्धन डैम अक्रॉस द मालदेवी रिवर। कृष्णा देवा राया built a huge stone embankment between two hills to create a massive lake near Vijayanagar. Okay, and Krishna Deva Raya built a huge stone embankment between two hills to create a massive lake near Vijayanagar, from which water was carried through aqueducts and channels to irrigate fields and gardens. This was during the Hampi rule. So that was Hampi. Okay, that was Hampi. Now we go to next, that is a gateway to the West Surat. A gateway to the West Surat, yani this was the gateway for the Britishers to enter India. From सूरत से वो एंटर हुए थे इंडिया में. सूरत in Gujarat was the emporium of Western trade during the Mughal period along with Cambay. आज उसको खंबात बोलते हैं, Cambay, and somewhat later Ahmedabad. Emporium is a place where goods from diverse production centers are bought and sold. ब्रिटिशर्स सूरत के रास्ते से इंडिया में एंटर हुए थे फ्रॉम सी रूट टू डू ट्रेड एंड बिजनेस. उस टाइम मुगल का राज चलता था और मुगल राज ने ब्रिटिशर्स को अलाउ किया टू डू ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया. ओके, और उसमें कैम्बे जो आज खंबात कहा जाता है एंड समवॉट लेटर अहमदाबाद में ट्रेड एंड बिजनेस शुरू किया. एंड सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड एंड बिजनेस विद द वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्टर्न कंट्रीज यानी फॉरेन कंट्रीज, वेस्ट एशिया, वाया द गल्फ ऑफ ओरमुज. सूरत हैज been also called the gate to Makkah because many pilgrim ships वहीं से मक्का मदीना के लिए जाती थी, हज के लिए, मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स, हज के लिए. सो सूरत, आज भी सूरत का नाम आता है कि सूरत से ही बाय ओशन रूट से ब्रिटिशर्स ने वहां से एंट्री ली थी. ओके, एंड और सूरत से ही मक्का मदीना हज शुरू हुई थी. बड़ी बड़ी शिप्स उस पोर्ट पे खड़ी रहती थी और वहां से मक्का मदीना की तरफ जाती थी. द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव हियर. कॉस्मोपॉलिटन सिटी क्या होते हैं? जहाँ पे हर एक कास्ट एंड क्रीड के लोग रहते हैं. मतलब जैसे गुजरात में मैक्सिमम गुजराती है, ओके, महाराष्ट्र में मैक्सिमम मराठी है, वैसे बॉम्बे में ऑल पीपल, ऑल कास्ट एंड क्रीड, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी. दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है. द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर. इन द 17th century the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses यानी store houses at सूरत. आते जाते वो माल वहाँ रखते थे, एक्सपोर्ट भी वहाँ से, इंपोर्ट भी सब होता था. ह्यूज वेयर हाउसेज थे उनके.
पोर्चुगीज के, डच के और इंग्लिश के, क्योंकि तभी सिर्फ समुद्री रास्ता था जाने का. According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored यानी कि बाहर की फॉरेन की शिप्स, यूरोपियन शिप, डच की शिप, फ्रांस की शिप, पोर्चुगीज की शिप्स, ऐसे लाइन में उनकी 100 शिप्स खड़ी रहती थी एंकर्ड एट द पोर्ट, और माल आता जाता रहता था. यूरोपियन कंट्री में जाएगा तो यूरोपियन का माल भरा जाएगा, यूरोपियन को जो भेजा जा रहा है वो माल, पोर्चुगीज, डच, फ्रांस एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम, और कोई भी टाइम. सो सूरत स्टोर हाउस भी था. ओके, उन लोगों के लिए स्टोर हाउस भी था और वहाँ पे फैक्ट्रीज भी थी, तो इजीली ट्रेड एंड बिजनेस टू एंड फ्रो होता था. ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस I will explain this page number 84 tomorrow. Again I will continue with this lesson, page number 84. Okay, I will continue from page number 84 in my next class, and it's a pretty good lesson. Please do read the lesson. Okay, और उसके जो आसपास के बॉक्सेस है, ऑल्सो यू डू रीड दैट ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन. वहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता फॉर एग्जाम्स, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज. So please do read the lesson once, twice, thrice, every day you read my lessons, whether it is history, civics or geography. Okay, and tomorrow I will continue from page number 84. And students, please complete your books, write all the question answers, textual question answers जो मैं आपसे डिस्कस भी करती हूँ, उसका आपको PDF भी बना के भेजती हूँ. And about my subject enrichment activity, please send it before 15th of October. 7th standard के 2-3 students ने already मुझे भेज चुके हैं. Okay, and start revising a second periodic test, everyone. Clear? Okay, please do read the lesson or subject enrichment activity before 15th of October. 15th is the last day, so आप before भी दे सकते हो. Already 7th standard के 2-3 students मुझे भेज चुके हैं. So complete your subject enrichment activity. और जिन बच्चों ने good marks score नहीं किए हैं in the first periodic test, please work hard, read the lessons. आप easily MCQ solve कर सकोगे. Okay, my dear students. So with this, I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.